छत्तीसगढ़ की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई है। बड़ी जीत मिलने से भाजपा की उम्मीदें बढ़ गई है। बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज करने वाले सांसदों को अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने की चर्चा तेज हो चली है। इस दौड़ में सबसे आगे बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे और विजय बघेल चल रहे हैं। किसके सिरताज? लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत। छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत के बाद छत्तीसगढ़ की जगी उम्मीद। मोदी मंत्रिमंडल में प्रदेश के सांसदों को मिलेगी जगह। बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे और विजय बघेल की हो सकती है ताजपोशी। 8 बार से लगातार विधायक बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल को पराजित कर सांसद बने संतोष पांडे। 3 लाख से अधिक मतों से जीते विजय बघेल। केंद्र में छत्तीसगढ़ से कौन मंत्री बनेगा, इस पर कयासों का दौर जारी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि केंद्र में मंत्री कौन बने ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि 3 बार से लगातार छत्तीसगढ़ के लोग केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाने में योगदान दे रहे हैं, लेकिन मंत्रिमंडल गठन में हमेशा छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की जाती है, क्योंकि किसी की इतनी काबिलियत नहीं कि केंद्र में वह मंत्री बन पाए। कौन केंद्र में मंत्री बनेंगे ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होगा, पर डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हम तेज गति से छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में ठोस और मजबूती से काम कर पाएंगे। 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब छत्तीसगढ़ से नेतृत्व नहीं मिलेगा, आज किन चीजों को लेकर किन चीजों की लड़ाई है इस राज्य में, चाहे रेल की व्यवस्था को देखो आप, चाहे माइनिंग की खदानों की बात करो, चाहे आप अलग अलग चीजों की अगर आप बात करेंगे तो केंद्र नेतृत्व सिर्फ इसका शोषण करने का काम किया है। यहाँ किसी को नेतृत्व नहीं देकर यहाँ के विकास कार्यों को क्वेश्चन मार्क लगाने का, प्रश्न चिन्ह लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यहाँ से नेतृत्व देना चाहिए। जब 9 सांसद यहाँ से जीत कर जाते हैं तो क्यों उनको जिम्मेदारी और जवाबदारी बड़ी नहीं मिलती? मैं ये भी समझता हूँ, हो सकता है कोई किसी की इतनी काबिलियत भी नहीं होगी कि केंद्र की सरकार में वो मंत्री बन पाए। छत्तीसगढ़ में 10 सीट जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता काफी उत्साहित हैं। उन्हें भरोसा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस बार जरूर प्रदेश को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। वहीं कांग्रेस की नजर भी मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हुई है। केंद्रीय कैबिनेट में छत्तीसगढ़ को वाजिब भागीदारी न मिलने पर राज्य की अनदेखी का आरोप लगाकर भाजपा की घेराबंदी कर सकती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ किसके सिर पर ताश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के परिणाम में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। 1 सीट से कांग्रेस जो है, अब 1 सीट कांग्रेस की झोली में आई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बेहतर परफॉर्मेंस होने की वजह से प्रदेश से एक सांसद को केंद्रीय मंत्री बनाना तय बताया गया है। आखिर केंद्रीय मंत्री बनने की दौड़ में कौन कौन सांसद शामिल है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। बम्पर जीत के बाद छत्तीसगढ़ को रिटर्न गिफ्ट देगी बीजेपी। केंद्र सरकार में छत्तीसगढ़ से किसे मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह? बीजेपी की बड़ी जीत के बाद छत्तीसगढ़ में किस किस का बढ़ेगा राजनीतिक कद? कांग्रेस को क्यों लग रही है केंद्रीय मंत्रिमंडल में होगी छत्तीसगढ़ की अनदेखी? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रवि ग्वालानी जी हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। डॉक्टर किरण बघेल जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखन चौधरी जी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो रवि जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, तस्वीरें अच्छी नहीं आई आपके लिए और इसके बाद तैयारी की, अच्छी खासी चुनावी प्रचार किया, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई है वो भी ना कुछ, सिर्फ 1 ही सीट पर संतुष्ट होना पड़ा। आखिर क्या कुछ वजह रह गई, क्या कमी रह गई? देखिए खुशी जी, सबसे पहले तो मैं देश की जनता का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमें बहुत अच्छा मैंडेट दिया है। हाँ, हम कुछ मेजॉरिटी से शॉर्ट ऑफ हो गए,
हमें ऐसे लग रहा था कि हम मेजॉरिटी क्रॉस करेंगे। 295 हमने कहा था कि हमारा कैलकुलेशन है उतना आना चाहिए, हम शॉर्ट हो गए। और भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती थी कि 400, 425, 450, न जाने क्या क्या इनके नंबर्स थे, और वर्तमान में इनके आपकी सारी चीजें आपके सामने हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी कि अकेले हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे। इनके नेता कहते थे कि अब इनको आरएसएस की जरूरत नहीं है, अपने आप में ये सब कर सकते हैं। और भगवान राम की बात करते हुए अयोध्या में ये कहते थे कि इन्होंने राम मंदिर बनाया है, और स्थिति क्या बनी कि अयोध्या धाम जिनके बारे में बड़े बड़े प्रोपोगेट इन्होंने बातें कही और की, वहां ये हार गए। जनता का मैंडेट बीजेपी की जिस तरह से 10 साल की इनकी वर्किंग रही उसके ऊपर नहीं है। जनता इनसे बोल रही है कि आपको महंगाई पर बात करनी पड़ेगी, बेरोजगारी पर बात करनी पड़ेगी। आज के समय में अभी तो यही क्लियर नहीं है कि सरकार किसकी बनने जा रही है। अभी तक के राष्ट्रपति जी ने किसी को न्योता नहीं दिया है। अभी तक के ये भी नहीं पता है कि इनका फाइनल फिगर किस तरह से रहेगा, किस तरह से इनका मंत्रिमंडल रहेगा, कौन क्या रहेगा। अभी हमारी बैठक हो रही है, इंडिया गठबंधन की अभी बैठक चल रही थी, थोड़ी देर पहले शायद खत्म हुई होगी, तो अभी सारी बातें सामने निकल करके आएंगी। तो इतनी जल्दी ये कह देना कि बीजेपी छत्तीसगढ़ से किसको मंत्रिमंडल में लेगी, मुझे लगता है ये प्रश्न रुक करके करें तो अच्छा होगा। अभी तो ये बात करनी चाहिए कि आने वाले कुछ दिनों में सरकार किसकी बनेगी, राष्ट्रपति जी न्योता किसको दे रही हैं, कौन बहुमत लेकर के सारी चीजों को ऊपर में जा रहा है। क्योंकि सारी बातें मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, उनकी कुछ अलग विचारधारा है, हमारे जो चंद्रबाबू नायडू जी हैं वो एक अलग बात कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें मीडिया में आ रही है। तो अभी इतना ये कुछ भी कहना कि किसको जगह मिलनी चाहिए छत्तीसगढ़ से, किसको नहीं मिलनी चाहिए, खुशी जी, मुझे लगता है जल्दबाजी होगी, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ठीक है किरण जी, देखिए अब की बार 400 पार मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ में दी जा रही थी कि इस बार मोदी की गारंटी है, मोदी की लहर चलेगी, मोदी का मैजिक चलेगा। ठीक है, बहुमत आप लाए हैं, लेकिन जो 400 पार का नारा था, आखिर गाड़ी कहां स्लो हो गई आपकी? देखिए खुशी जी, ये चुनाव है और यहाँ पे हार जीत और आंकड़ों की कुछ ऊपर नीचे कुछ बात होती रहती है, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। निश्चित तौर पे हमने बहुत उम्मीद किया था, किरण जी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नहीं हुआ ना, 400 पार की बात थी, 300 पार नहीं हुआ है। बिल्कुल, लेकिन आप इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकते खुशी जी कि आज भाजपा सबसे लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी है और मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में गैर कांग्रेसी नेता या गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तीसरी बार रिपीट होने जा रहे हैं। और भले कुछ सीट से हम पीछे रह गए हैं, लेकिन जनता का विश्वास हमने नहीं खोया है। कहीं ना कहीं जनता का विश्वास, जनता का साथ हमारे साथ बरकरार है। हो सकता है वो जो आंकड़े हमने एक्सपेक्ट किया था वो छूने में असफल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं रहा कि जनता का भरोसा हमसे छूट गया है। आज भी भाजपा एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और है। रही बात कांग्रेस की, तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी 70 साल जिसने भारत पे राज किया है, उसे छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करना पड़ रहा है। और अभी रवि गोवाला जी बात कर रहे थे, तो अभी तो पहले उनसे नीतीश जी संभल नहीं पाए, उनसे ममता जी संभल नहीं पाई। अभी आगे आगे देखिए अभी होता है कि अभी अरविंद केजरीवाल जी के साथ वो सामंजस्य पाने में सफल हो पाते हैं कि नहीं। अभी रवि जी बोल रहे थे कि बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन खुशी जी मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त कर रही हूँ, सरकार हम भाजपा की ही बनने वाली है और हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पुनः भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और विकास की गाथा जो निरंतर भारत में लिखा जा रहा था वो सुचारू रूप से चलने वाली है। और रवि जी को ये बात याद दिला दो कि किस प्रकार छत्तीसगढ़ की जनता ने आपके पूर्व मुख्यमंत्री को जीतने के लायक नहीं छोड़ा है। रवि जी, जिस प्रकार आप लोग ने हारे हुए घोड़ों पे, दिग्गज नेताओं पे दांव लगाया था, चाहे ताम्रध्वज साहू जी की बात करें, शिव डहरिया जी की बात करें, यादव जी की बात करें, तो किस प्रकार सारे नेता आपको सबको मुंह की खानी पड़ी है। तो छत्तीसगढ़ की जनता ने तो आपके पूर्व मुख्यमंत्री तक को नहीं छोड़ा है, तो आप कौन सी संगठन की, कौन सी नेता की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है डबल इंजन की सरकार बनने वाली है और छत्तीसगढ़ की जनता और भारत की जनता ने जो विश्वास जताया है भाजपा के ऊपर, मुझे लगता है वो बरकरार रहेगा और विकास की गाथा जो है वो बरकरार रहेगी।
ठीक है, चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हूँ। रवि जी, देखिए ये सवाल तो कांग्रेस पे बना रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपने काफी मेहनत की थी। जब पूछा जाता था तो सवाल आपका ये रहता था, जब आपके नई विधानसभा के मुद्दे अलग थे, लोकसभा के मुद्दे अलग थे, तो फिर मुद्दे अलग थे तो फिर रिजल्ट क्यों वैसा ही सेम आ रहा है, एक ही सीट। और मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो अभी फोकस इस चीज पर है कि आखिर दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी थी। चाहे भूपेश बघेल की हम बात कर ले, कवासी लखमा जी की बात कर ले, फिर क्यों आखिर भूपेश का भरोसा जो है फिर से फेल होता हुआ नजर आया है? देखिए खुशी जी, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करेंगी तो निश्चित हमारा कैलकुलेशन ये नहीं था। हमारे जो परिणाम आए हैं, छत्तीसगढ़ में जनता ने हमें वोट नहीं दिया है। हमारी कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो फेल हुई है। पहले हम 9-2 थे, आज के समय में हम 10-1 हो गए। अभी सिर्फ हमारे एक ही सांसद है। मैं मानता हूं छत्तीसगढ़ में हम फेल हुए, लेकिन बात आप ओवरऑल देखिए कि देश में क्या था। छत्तीसगढ़ से भी हमने एक जो देश का मूड था उस पे हम मुद्दे लेकर के आए। आज एक तरफ बीजेपी सिर्फ भगवान राम की बात कर रही थी, बीजेपी सिर्फ धर्म की बात कर रही थी, और हम मुद्दे की बात करना शुरू किए। हमने महंगाई पर बात करनी शुरू की, हमने जो है बेरोजगारी पर बात करनी शुरू की, हमने कहा अग्निवीर योजना जो है वो गलत आ रही है, उन सब चीजों की बात करनी शुरू की। और उसका परिणाम क्या निकला? देखिए छत्तीसगढ़ के नेता पूरे देश में घूम रहे थे, हर जगह हमने ये सारी बातें की। भूपेश बघेल जी एक कद्दावर नेता है, बड़े नेता है। निश्चित अगर एक चुनाव वो हार गए हैं तो इससे उनके कद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे उनकी पॉपुलैरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हम हारे जरूर हैं लेकिन हम कमजोर नहीं हुए हैं, हम मजबूत लेकिन हुए हैं। रवि जी, क्या आत्ममंथन की तो जरूरत पड़ेगी? आत्ममंथन की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि देखिए हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए तो इससे यह एस्पेक्ट किया जा रहा था कि एक सबक कहीं ना कहीं कांग्रेस ने सीखा होगा, क्या कमी थी उनको टटोला होगा, मंथन किया होगा, लोकसभा के लिए कमर कस ली होगी। लेकिन फिर भी इस तरह की तस्वीरें सामने आती तो कहीं ना कहीं आत्ममंथन की अब गहरी तरीके से जरूरत है कि आखिर बार बार इस तरह की तस्वीरें क्यों रिपीट हो रही है। परिणाम छत्तीसगढ़ के भी आए हैं। हाँ। और हम इसके ऊपर बैठक करेंगे, चर्चाएं करेंगे कि आगे और हम क्या कर सकते हैं, क्या कमी रह गई उसको हम सुधार करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी अगर इनका कार्यकाल देखें और उसके पहले 12-13 वर्ष का जो इनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल था, हाँ। आप देखिए वो अकेले डिसीजन लेते रहे हैं और इनकी कैबिनेट को फॉलो करना रहा है। किसी भी नेता की वो सुने नहीं है, हर बार उनकी अकेले चलती रही है। तो इतना आसान बीजेपी के लिए नहीं है। अगर कल इनकी सरकार बन जाती है, अगर एनडीए गठबंधन आ जाता है सरकार पे, तो भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये किसी की सुनते ही नहीं है, कभी किसी की बात समझे ही नहीं है। जो भी इनके नेता रहे, वो चाहे बीजेपी के लोग रहे, उनको चुप करा दिए। जितने भी इनके घटक दल इनके साथ जुड़े, वो चाहे महबूबा मुफ्ती हो या शिवसेना हो, सबको इन लोगों ने डिवाइड कर दिया। इन लोगों ने किसी को भी नहीं छोड़ा। अभी का जो वर्तमान नेतृत्व है, इनको तो अलायंस के साथ चलना आता ही नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात अलग थी, जो कहते थे कि सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। ये वो वर्तमान सरकार के वर्तमान नेतृत्व वैसा है ही नहीं। ये तो सिर्फ एक ही चीज कहते हैं कि रात को टीवी में आ जाएंगे, बोलते हैं नोटबंदी कर दो, 2000 का नोट लागू कर दो, फिर बोलते हैं 2000 का नोट बंद कर दो। तो ये वो नेतृत्व ही नहीं है जो दूसरों की सुन सके, दूसरों को समझ सके। इनको घटक के साथ चलना ही नहीं आता है। इतना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए भी, आगे की राह इनके लिए भी कठिन है। ठीक है, किरण जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। किरण जी, देखिए राह तो कठिन नजर आ रही जिस तरह से, क्योंकि कॉन्फिडेंट कह दें या फिर एक ओवर कॉन्फिडेंट कह दें बीजेपी का, जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी थी कि आप खुद ही बोल रहे थे 400 पार, बल्कि आपका ये कहना था कि बीजेपी खुद ही स्पष्ट बहुमत ले आएगी, एनडीए के शामिल होने के बाद हम 400 पार लेके आएंगे। लेकिन स्पष्ट बहुमत तो बीजेपी भी लेकर नहीं आई। अब ऐसे में अगर आपकी सरकार बनती है, मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं बीजेपी को भी सहयोगी दलों को जगह देनी पड़ेगी। ऐसे में तो मंत्रिमंडल में बीजेपी की क्या भूमिका होगी, उसी को लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। तो छत्तीसगढ़ ने जो सहयोग किया है, 10 सीटें आपकी झोली में दी है, तो क्या रिटर्न गिफ्ट आप दे पाएंगे छत्तीसगढ़ को? खुशी जी, सबसे पहले तो मैं रवि जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि किस तरह मोदी जी के नेतृत्व को और मोदी जी के व्यक्तित्व को का जो उन्होंने एनालिसिस किया है, बहुत बखूबी किया है। रवि जी, बहुत अच्छा होता अगर आप अपने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के व्यक्तित्व का भी
एनालिसिस करते और छत्तीसगढ़ में जो 5 साल राज किया है आपकी सरकार ने उसका भी एनालिसिस करते कि किस प्रकार भूपेश बघेल जी का तानाशाही पार्टी में चल रहा था, किस प्रकार धनेन्द्र साहू जी को, सत्यनारायण शर्मा जी को दरकिनारा किया गया, महंत जी को सार्वजनिक रूप में कहना पड़ा कि मेरी अंतिम इच्छा है राज्यसभा जाने की। बेचारे वो भूपेश बघेल जी के पास भी नहीं बोल पाया, भूपेश बघेल जी ने उनकी अंतिम इच्छा भी नहीं सुनी और बाहर से 3 सांसदों को आउटसोर्स कर दिया। जयसिंह अग्रवाल की बात करें तो वो खुद अपने ही कलेक्टर पर प्रश्न चिन्ह उठाते रहे। शैलेश पांडे की बात करें तो वो कहते थे कि पुलिस केंद्र में रेट लिस्ट डाल देना चाहिए। अमितेश बघेल जी चना वितरण प्रणाली पर सवाल उठाते रहे। मोहन मरकाम जी डीएमएफ फंड पे प्रश्न चिन्ह उठाते रहे। तो आप देख सकते हैं आपके मुख्यमंत्री कितने अच्छे से, कितने अपने नेताओं की, कार्यकर्ताओं की बात सुनी 5 साल। यही नतीजा है कि आप पहले विधानसभा हारे, उसके बाद आप लोकसभा हारे। तो रवि जी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि तू इधर उधर की बातें न कर, ये बता तेरा काफिला क्यों लुटा। और रही बात केंद्र में मंत्रिमंडल की, तो खुशी जी बिल्कुल आप देख सकते हैं रमेश बैस जी बहुत लंबे समय तक केंद्र में मंत्री रहे हैं। इस पिछली सरकार में रेणुका सिंह जी को एसटी महिला होते हुए मोदी जी ने उनको मंत्रिमंडल में मौका दिया। इस बार भी पूरी आशा है कि छत्तीसगढ़ को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा। जिस प्रकार आपको मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगी, जब रमेश बैस जी सांसद थे और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बातों बातों में कहा था मुझे इतने सांसद आप एमपी से लाके दे दीजिए, मैं आपको छत्तीसगढ़ का अलग राज्य निर्माण करके दूंगा। लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि बहुत आश्चर्य की बात है, उतने सांसद जी विजयी नहीं हो पाए थे भाजपा से, उससे कम सांसद विजय हुए थे। उसके बाद भी अटल बिहारी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य की, अलग राज्य की स्थापना की, जो कि बहुत अपेक्षित हुआ करता था। तो ये दिखाता है कि हमने बनाया छत्तीसगढ़ और हम ही संवारेंगे। तो चाहे केंद्र नेतृत्व की बात करें, छत्तीसगढ़ को जब अलग पृथक राज्य का दर्जा दिया है और हमेशा से यहाँ से मंत्री भी हुए हैं, तो मुझे लगता है इस बार भी बिल्कुल मौका मिलेगा। और चूंकि हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठन की पार्टी है, तो हमारा शीर्ष नेतृत्व कलेक्टिव डिसीजन होता है। तो मुझे लगता है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व जो कलेक्टिव डिसीजन लेंगे वो बहुत अच्छा होगा। और निश्चित तौर पे हमारे पास बहुत योग्य और बहुत अच्छे चेहरे हैं जो सांसद के रूप में विजयी हुए, जिस पे जनता ने विश्वास जताया है। तो मुझे लगता है इस बार बिल्कुल मौका मिलेगा। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया और मौका मिले ना मिले, जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखन जी, देखिए जिस तरह से नतीजे सामने आए हैं, ऑल ओवर अगर नतीजे देखें तो ना ये कह सकते हैं कि बीजेपी बहुत उत्साहित है, नतीजों से बहुत खुश है, और ना इंडिया अलायंस का ऐसा कह सकते हैं कि बहुत खुश वाले नतीजे आए हैं, क्योंकि बहुमत आया नहीं है। जिस तरह से नतीजे सामने आए हैं, क्या कुछ आप इनके बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, जो नतीजा आया है वो तो सबको स्वीकार्य है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, और जनता ने जिस तरह से नतीजा परिणाम दिया है वो स्वागत योग्य है। देखिए, कामकाज जिस तरह से हुआ है, सांसदों के परफॉर्मेंस बेस पर भी इस बार नतीजे आए हैं, और खास करके जो नतीजे हैं, वैसे तो भाजपा इसमें सबसे बड़े नुकसान में रही है, 63 सीट का नुकसान हुआ है। और ये कहा जा रहा है, सारे लोग ये कह रहे हैं और मान रहे हैं कि मोदी के विरुद्ध ये नतीजा है। वैसे नतीजा जो है, और जिस तरह से सरकार में अहंकार आ गया था एक तरह का, और मोदी की गारंटी और ये जो चीजें हैं, आप देखिए कि लोकतंत्र है, ये कोई राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र में भी इस तरह के अहंकार नहीं आते। तो लोकतंत्र में मेरी गारंटी, मोदी की गारंटी, आप इस तरह की बात करते हैं तो जनता इन सब चीजों को देख रही है। और इतना बड़ा जो नुकसान हुआ है, और हिंदी बेल्ट में ये कहा जाता है कि जो भाजपा का, मोदी का जो सबसे जो फेवरेट इलाका होता है वो हिंदी बेल्ट होता है, क्योंकि हिंदुत्व का, हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा है इनका इन्हीं बेल्ट में चलता है। और उसी बेल्ट में किस तरह से मार खाए हैं। तो नतीजा जो है, इनके अहंकार और इनकी जो सोच थी कि देश में जो है एक तरह से वैमनस्य फैलाकर, लोगों को बांट कर किस तरह से राजनीति की जाए, उस पर एक करारा चोट है। और मंत्रिमंडल में रही बात आगे जिम्मेवारी की, तो छत्तीसगढ़ ने देखिए हमेशा 9-10 सांसद भाजपा की तरफ से दिए हैं, और उसके बाद जिस तरह से एक अपेक्षित महत्व मिलना चाहिए छत्तीसगढ़ को, उस तरह से भाजपा ने कभी महत्व नहीं दिया। मंत्रिमंडल
में स्थान देना चाहिए, वो भी अच्छे मंत्रिमंडल, अच्छा पोर्टफोलियो भी देना चाहिए। लेकिन कभी मंत्रिमंडल में स्थान मिल भी जाता है तो कोई जो है अच्छा कद्दावर या अच्छा पोर्टफोलियो नहीं मिलता। तो ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है। उसके बावजूद यहाँ की जनता लगातार जो है भाजपा के पक्ष में जो है अपना प्रतिनिधित्व दे रही है और अपने सांसद भेज रही है। इस बार उम्मीद करते हैं या जो है कि भाजपा कोई अच्छा पोर्टफोलियो के साथ छत्तीसगढ़ के सांसदों को महत्व दे। देखिए पिछले 2 साल से एक नाम चल रहा था, विजय बघेल का नाम चल रहा था कि इनको मंत्रिमंडल में लेने वाले। जब से विष्णुदेव साय को अध्यक्ष बनाकर यहाँ लाए थे तब से ये नाम चल रहा था, लेकिन अंततः चुनाव हो गया और उसके बाद नहीं लिया गया। अब दोबारा आए हैं बृजमोहन अग्रवाल, इतने भारी मतों से जीत कर आए हैं। संतोष पांडे दोबारा आए हैं। तो सवाल ये है कि आप किसी को भी लें, लेकिन मंत्रिमंडल में ले और मंत्रिमंडल में अच्छा पोर्टफोलियो दे। छत्तीसगढ़ के जो मतदाता है, छत्तीसगढ़ के जो नागरिक है, उनका इससे सम्मान होगा। अन्यथा इस तरह से कोई भी पोर्टफोलियो दे देने से या मंत्रिमंडल में नहीं लेने से जो है आने वाले दिनों में मतदाताओं के ऊपर इसका जो है निराशाजनक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है रवि जी, देखिए जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि हमने मेहनत की है, परिणाम अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन सवाल यही रहता है कि आखिर परिणाम अच्छे ना आने के कारण क्या कुछ हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव में जब परिणाम अच्छे नहीं आए, आप लोगों ने बैठक की, आला कमान ने बैठक की, भितरघात का मामला सामने आया था, तो नहीं लगता कि इस कहीं ना कहीं इस समस्या का निवारण होना था समय रहते? क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हम इस तरह की तस्वीरें देखते हैं कि पार्टी ही पार्टी से लड़ती हुई नजर आ रही है, टूटती हुई, कई तरह की बयानबाजी आई है, स्लीपर सेल जैसी बात निकलकर सामने आई थी। भूपेश बघेल जी की अगर बात की जाए तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सियासत वहां पर गरमाई हुई थी। तो कहीं यही तो कारण नहीं रह गया कि जो भितरघात है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ गया पार्टी पर, और फिर तस्वीरें ये सामने आती है कि सिर्फ एक ही सीट आपकी झोली में आई है? देखिए खुशी जी, मैं नहीं समझता कि ये जो 10 सीटें हमारी छत्तीसगढ़ में हम हारे हैं उसमें भीतरघात या ऐसी कोई परिस्थिति रही है, ऐसा मुझे नहीं लगता। कि हमारी पार्टी यूनाइटेड थी, हमने सब मिल करके चुनाव लड़े हैं, लेकिन केंद्र तो के मुद्दे अलग तो होते हैं। हुआ है ना रवि जी, आपका प्रियंका जी पहुंची थी, राहुल जी पहुंचे थे, तो फिर क्या उनके वादों पर भी भरोसा नहीं किया गया? आपने तो ठीक है आप घोषणा पत्र लाए थे, उस पर भी क्या यकीन नहीं हुआ जनता को? फिर कमी कहां पर रह गई है आप लोगों की? नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना। हाँ। कि यहाँ पे पहली चीज तो भीतरघात जैसा आपने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। हम कई सारी बातें लेकर के आए हैं और आप देखिए कि अगर आप मार्जिन देखेंगे, वोट शेयर, वोट परसेंटेज देखेंगे, तो पिछले 2019 के चुनाव में जो रहा है अभी वैसा नहीं रहा है। कांकेर सीट बहुत मार्जिनली 1500 वोट के आसपास रहा है जिससे हम हारे हैं, और बाकी सीट में भी पहले पिछले 2019 में 2-2 लाख 2.5 लाख की मार्जिन से हम हारे थे। लेकिन इस बार कई सारी सीटें ऐसी नहीं रही हैं जहां ऐसी लीड रही है। हमारे तरफ लोग आए हैं, उन्होंने हमको बढ़ चढ़ के वोट दिए, हाँ, लेकिन उस वोट को हम जीत में तब्दील नहीं कर पाए। मुझे ऐसा लगता है खुशी जी कि इस समय आज पूरे देश में आज अगर चर्चाएं हैं तो वो सबसे ज्यादा चर्चाएं राहुल गांधी जी की हैं। कि राहुल गांधी जी, जिनको भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक अलग ही दृष्टि से देखती थी, न जाने इनके लोगों ने किस तरह की उनके बारे में बातें कही, न जाने क्या क्या कहा, लेकिन वो व्यक्ति 4000 किलोमीटर पैदल चलता है, न्याय यात्रा निकालता है, और आज पूरे देश में घूम करके युवाओं के बीच में हर जगह जा करके पूरा का पूरा गठबंधन तैयार होता है और गठबंधन को यूनाइट करके 234 सीट लेकर के आता है। मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया अचीवमेंट है। समय की कमी है, प्रतिक्रिया ले लेते हूं मैं किरण जी से। किरण जी, देखिए जिस तरह के वादे पार्टी ने किए थे, पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ की मैं बात कर लेती हूँ, अगर हमारी सरकार आती है तो नक्सलवाद का खात्मा होगा, कई तरह के वादे किए थे, ठीक है, भर भर के आशीर्वाद तो कहीं ना कहीं जनता ने दिया है आपको। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? बिल्कुल खुशी जी, जिस प्रकार 3-4 माह के कार्यकाल में, छत्तीसगढ़ की सरकार के कार्यकाल में जिस प्रकार विष्णुदेव साय जी की सरकार के नेतृत्व में हमने बड़े बड़े जनता के हित में फैसले लिए हैं, चाहे मतदारी बंधन योजना की बात करें, जो घोटाले हुए थे उसमें सीबीआई जांच की बात करें, जो बच्चों सीपीएससी घोटाले में जो सीबीआई जांच की बात कर ले, 18 लाख आवास योजना रुके हुए थे जो उसकी बात कर ले, लगातार जनता के हित में हमारी सरकार फैसले ली। नक्सलवाद को खत्म करने में हमारी सरकार बहुत अग्रसर है। तो मुझे लगता है जनता भरोसा जता रही है, यही कारण है कि 10 के 10 सीट हम जीत के आए हैं। तो मुझे लगता है अभी डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। जो वादे हमने और किए छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, जो विश्वासघात
कांग्रेस की सरकार ने किया है यहाँ के बच्चों के साथ, मुझे लगता है बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि क्या विश्वास- कुछ बीजेपी रिटर्न गिफ्ट अब छत्तीसगढ़ की जनता को देगी। फिलहाल समय सीमा की कमी के चलते इस चर्चा को मैं समाप्त करूंगी। आप तीनों ही मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में भी जो नतीजे हैं क्लियर हो चुके हैं। 10 सीटें बीजेपी की झोली में जनता ने दी है, 1 सीट कांग्रेस के पास आई है। देखने वाली बात होगी कि आखिर बीजेपी छत्तीसगढ़ की जनता को क्या रिटर्न गिफ्ट देती है, क्या मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ को भी जगह मिलेगी। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।